80 भाई इस पे टेप लगी हुई है, इसका सही करवाओ ना, फिर डिस्टॉर्शन हो का मसला हो तो। ओके जी, चैप्टर नंबर 20 निकालें, सेल्स टैक्स एक्ट। खाली कप इधर रखो, खाली कप। जी मोहतरम, पेज नंबर 515। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई साहब चीजें खरीदें और चीजें खरीदने के बाद उन चीजों पर इनपुट पे कर दें लेकिन उनके नाम का बिल ना बने और उसके बिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखा हो, या फिर वो तो जनरल टायर को पेमेंट कर दें, पेज 515, वो तो जनरल टायर को पेमेंट कर दें, जनरल टायर आगे गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना कराए, या वो तो अपनी परचेज में डाल लें लेकिन जनरल टायर अपनी सेल में ना डाले, तो ये परचेज बाय करने वाले को माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा भाई, कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास एडवांस पेमेंट कर देते हैं आप, यानी आपने अभी टायर खरीदे नहीं, आपने उनकी पेमेंट पहले कर दी, डेट इज कॉल्ड एज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट को रिकॉर्ड करने की इजाजत है। एडवांस पेमेंट का, भाई किधर देख रहे हो, एडवांस पेमेंट का बिल मिल जाए आपको बस, फिर आपको एडवांस पेमेंट भी रिकॉर्ड करने की इजाजत है। टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड, एडवांस पेड का मतलब लिखें टायर खरीदे नहीं, पैसे पहले दे आए। टायर खरीदे नहीं, पैसे पहले दे आए। जी आ जाए हाइब्रिड में, एज यूजुअल लेट जल्दी करें। टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड, टायर खरीदे नहीं, पेमेंट पहले कराए। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब क्या क्या कसूर है पहले आने वालों का, वो गलती से अगर आ गए हैं टाइम पे तो आप लोग। टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड, तो आपने टायर खरीदे नहीं, पेमेंट पहले कराए, तो टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड बायर मस्ट हैव एडवांस पेमेंट रसीद। आपके पास क्या होनी चाहिए? रसीद, विच इज टू बी इशूड बाय जनरल टायर। लिखे ना, जो जनरल टायर ने आपको दी हो, which is to be issued by general tire and will be treated as equivalent to tax invoice। इसको टैक्स इनवॉइस के बराबर ही समझा जाएगा। तो बात क्या है जरा सुन लें, एंड पे खड़े ने, वेट करें, मैं पॉज देता हूं फिर अंदर आइएगा। तो अगर आप कोई एडवांस पेमेंट कराएं तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं भी है और आपके पास एडवांस पेमेंट की रसीद है जो कि आपको किसने बना के दी है? जनरल टायर ने, तो फिर भी आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, फिर भी आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, और ये टैक्स इनवॉइस के बराबर ही समझी जाएगी। आ जाए अब मशहूर जमाना सेक्शन निकालें, सेक्शन 8, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। इधर आ जाए, तीसरी रो में जगह है, जल्दी करें, मैं बी क्विक दोनों पे, अब क्या क्लास हो रही है। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का मतलब है कौन सी परचेजेस डेड हैं और माइनस करने की इजाजत नहीं है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स, आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। ऑन टर्म टेस्ट का रिवीजन प्लान आप लोगों से शेयर हो गया मेरे ख्याल से। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन other than taxable sales made by him। अच्छा,
अब भाई इसकी मिसाल ये है कि हमारे लॉ में कुछ गुड्स हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। ये जो हमारे लॉ में चीजें एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम सेल्स टैक्स, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लॉ के अंदर एक शेड्यूल है, डेट इज कॉल्ड एज सिक्स्थ शेड्यूल, डेट इज कॉल्ड एज। तो सिक्स्थ शेड्यूल में हम जाके देखेंगे कुछ चीजें पाकिस्तान में ऐसी हैं, अगर आप बेच रहे होंगे तो उनके बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा, उनके बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें कहा जाएगा, ये चीजें क्या कर दी गई हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना। उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आने वाले दिनों में कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे अभी मिसाल के तौर पे देखें आप, ये इस सफे पे लिखा हुआ है होली कुरान कंप्लीट और इन पार्ट्स विद और विदाउट ट्रांसलेशन, ये एग्जेम्प्ट है। यानी होली कुरान का खरीदना और बेचना पाकिस्तान में क्या है, बोले, एग्जेम्प्ट है। तो होली कुरान अगर कोई बंदा बेच रहा है तो वो 100 वाला 100 में बेचेगा या 118 में, 100 में बेचेगा। इसी तरह देखें, राइस बेचना, व्हीट बेचना पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, जिंजर बेचना पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, रेड चिलीज बेचना पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनका बेचना पाकिस्तान में, बोले, क्या है, एग्जेम्प्ट। का मतलब है कि अब आप जब ये चीज बेचेंगे तो 100 वाली चीज बोले कितने में बेचेंगे, 100 में या 118 में, 100 में। तो इसका मतलब है कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है। तो उसमें मैं एग्जेम्प्ट गुड्स पाकिस्तान में लेता हूं, मिसाल के तौर पे सेल ऑफ होली कुरान। तो कुरान का बेचना पाकिस्तान में क्या है मेरे भाई, एग्जेम्प्ट। अब न्यूमेरिकल अगर आपने किए हो तो एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट हम इग्नोर कर देते हैं और डेड कर देते हैं, और न्यूमेरिकल में टैक्सेबल जो जीरो रेट सेल होती है, जीरो रेट सेल, उसका इनपुट रिफंड मांगते हैं। तो एग्जेम्प्ट सेल वाले को पाकिस्तान में एक तरह का नुकसान है। हाँ, कस्टमर को फायदा हो रहा है कि होली कुरान शायद उसे सस्ता मिल रहा हो क्योंकि सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ा, लेकिन एग्जेम्प्ट सेल वाले को एक नुकसान है कि वो बंदा लोगों को जब कुरान बेचेगा तो उसके कागज खरीदने का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये एग्जेम्प्ट सेल वाले को पाकिस्तान में एक नुकसान है। लेकिन ये दुकानदार थोड़ा बहुत उसकी प्राइस बढ़ा के ले लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतनी प्राइस नहीं बढ़ाते कि वो चीज 118 पे पहुंच जाए, वो तो फिर सेल्स टैक्स जितनी प्राइस पहुंच जाएगी, थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा के कस्टमर्स ही ले लेते हैं। तो इसलिए ये परेशान ना हो कि एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट डेड होता है तो वो अपना बिजनेस क्यों कर रहा है, उसकी मर्जी ना करे। द कागज यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सेल कौन सी होती हैं, अदर देन टैक्सेबल सेल, अदर देन टैक्स, नहीं, जीरो रेट नहीं होती, जीरो रेट तो टैक्सेबल एट 0% होती हैं, खुदा के लिए। अगर आप जीरो रेट को टैक्सेबल सेल नहीं मान रहे तो इट मींस कि आपकी चैप्टर की डेफिनेशंस में मसला है, और ये कहीं से जाके चेक ना करवाएं, ये हम ही इंशाल्लाह आपको चेक करके देंगे, हमारे पास सहूलत मौजूद है ये चेक करने वाली, क्लास के बाद आइएगा। टैक्सेबल सेल में जीरो रेट सेल शामिल है, हाँ, एग्जेम्प्ट सेल टैक्सेबल सेल में शामिल नहीं है। तो जो बंदा गाड़ियां बेच रहा है वो टायरों का इनपुट माइनस कर ले, और जो बंदा होली कुरान बेच रहा है वो कागजों का इनपुट माइनस ना करे। बोले द कागज यूज्ड, याद करने के लिए इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ना, बाकी जरा आसानी से याद हो जाएगा। द कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय हिम। तो कुरान की सेल करने वाले को कागज का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। चलें जी आगे। एनी अदर गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, किसी भी चीज की इनपुट डेड कर दे तो कर दे, अब हम क्या कर सकते हैं। ये टैक्स रेट नॉट अलाउड का यही मतलब है ना, परचेज नॉट अलाउड। आप परचेज करे होंगे लेकिन आप परचेज पे 18% नहीं लगा सकेंगे। अच्छा जी,
भाई एक तो होता है एक्सेस टैक्स। एक्सेस टैक्स ये होता है कि कस्टमर को आपने गलती से 119 की चीज बेच दी, अब कस्टमर नहीं मिल रहा तो 1 रुपया हुकूमत को दे दें। एक होता है फर्दर टैक्स, वो होते हैं आपकी दुकान पे ऐसा बंदा चीजें लेने आया जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था लेकिन करवाना चाहिए था, उस पर तो आप फर्दर टैक्स लगाएंगे, उसका रेट 4% है। एक होता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स ये होता है कि आपने 18% टैक्स लिया, उसके ऊपर 10% और ले लिया, 28%, यानी उसमें 10% एक्स्ट्रा है। तो ऐसी सूरत में मुजफ्फर ने चीजें खरीदी हैं 121 रुपए देके, इसमें 3 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स। उसका आउटपुट 70 है। उसका आउटपुट कितने? 70। अब जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो आउटपुट होगा 70 और इनपुट 18 जमा 3 इज 9, सिर्फ 18 ही होगा। 70 माइनस 18। उसने चीजें कितने की खरीदी थी? 100 रुपए की। उसने चीजें कितने की खरीदी थी? 100 का पे कितना किया? 21। इस 21 में नॉर्मल एक्स्ट्रा 3। तो अब बताएं 18 जमा 3 उसने पे किया टैक्स, तो 18 जमा 3 में से 18 माइनस करूं और कितना डेड कर दूं? 3 डेड कर दें, 18 माइनस कर दें, इट विल बी योर सॉल्यूशन। तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करके आएंगे आप, लेकिन अनलकीली इसका इनपुट क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड या डेड? ये फिर बात है, नोट कर। एक्स्ट्रा इनपुट डेड होगा या नॉर्मल इनपुट भी डेड होगा? एक्स्ट्रा इनपुट। ओके, नेक्स्ट पढ़ें। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। ऐसी चीजें जिन पे आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किए इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। आगे ये तो कल पढ़ लिया था। भाई ये जरा तस्वीर खींच के भेज दो उसको। किया वालों ने जनरल टायर से टायर खरीदे 1,18,000 के, और जनरल टायर ने 18,000 हुकूमत को जमा नहीं कराया, तो किया वाले क्या परचेज में ये वाला बिल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? बात खत्म। गुड्स ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय जनरल टायर। जनरल टायर ने हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा नहीं कराया, तो अब किया का या होंडा का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। छोड़ देना मोबाइल हाइब्रिड में प्लीज। ओके, क्या फायदा होता है मोबाइल यूज करके। ओके, अच्छा भाई CA तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अब CAA करते हैं। दैट इज वेरी एडवांस्ड क्वालिफिकेशन, CAA। तो ये वैसे हमने कल पढ़ा था CA की, यहां से पढ़े थे। किया जनरल टायर को टैक्स दे दे और वो आगे गवर्नमेंट को जमा, तो किया इस परचेज को रिकॉर्ड, ये पढ़ा था कल। तो ये तो कल जैसा है। ऐसी परचेज जिसमें क्रेस्ट मसला बता दे, ये तो हमने न्यूमेरिकल में किया था 1-2 दिन पहले। ऐसी परचेज जिसमें क्रेस्ट मसला बता दे वो परचेज भी डेड है। क्रेस्ट ये होता है कि FPR का कंप्यूटर सिस्टम होता है और वो ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है ये परचेज जो है वो डेड है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अक्सर जनरल टायर इनवॉइस नंबर गलत डाल देता है। असल में जो जनरल टायर की सेल है वो किया की परचेज है ना, वो होंडा की परचेज है ना, तो अक्सर जनरल टायर वाला इनवॉइस नंबर गलत डाल देता है, डेट गलत डाल देता है, जिसकी वजह से सिस्टम बीप शो करने लग जाता है, यार ये तुम्हारी परचेज नहीं है। या फिर सेलर को कहो कि सही तरह से हमें डाटा दे। एक्चुअली
सेल्स टैक्स की रिटर्न याद रखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करनी होती है, ये मैनुअली फाइल नहीं होती। और फिर सिस्टम चेक करता है कि जो जो जनरल टायर की सेल है क्या वो होंडा ने, किया ने और करोला वालों ने अपनी परचेज में डाली हुई है या नहीं डाली हुई, फिर ही उनको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत होगी। तो डेट्स वाई अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रैश। कंप्यूटर सिस्टम ने मसला निकाल दिया तो ये परचेज भी डेड कर दें, क्या मसला है। आगे चलें। इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो पा रहा, सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो पा रहा। आप तो परचेज कह रहे हैं, कोई बंदा इसको अपनी सेल नहीं मान रहा, ये मतलब है आप तो परचेज कह रहे हैं, कोई बंदा इसको अपनी सेल, इनपुट वेरीफाई कैसे होगा, अगला बंदा इसको आउटपुट माने, बस ये इनपुट वेरीफाई करने का तरीका है। इनपुट वेरीफाई कैसे होगा, अगला बंदा इसको, आपने पैसे चोरी नहीं किए साबित कैसे होगा, अगला बंदा माने मैंने आपको दिए, एक मिसाल दे रहा हूं, अगला बंदा माने मैंने आपको दिए तो फिर आपने चोरी नहीं किए। तो इनपुट वेरीफाई कैसे होगा, अगला बंदा माने कि मैंने आपको चीजें क्या की हैं, सेल की हैं। तो मैंने क्या उर्दू में लिखने को कहा है, मैं हाइब्रिड में लेट आने पे कुछ लिखने को कहा है उर्दू में, हाँ आप परचेज कह रहे हैं, अगला बंदा इसको अपनी सेल नहीं मान रहा। चलें आगे। हमारा इनपुट सप्लाई चेन में वेरीफाई नहीं हो रहा। सप्लाई चेन आपको पता है क्या होती है, मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर। भाई आप क्लास के बाद आ जाना सवाल पूछने के लिए, जो आप सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। सेकंड लास्ट रो, भाई कोने वाले जैकेट वाले जो पीछे देख रहे हैं, आपको कह रहा हूं, समझ आ गया, हाथ खड़ा कर दो। ओके, फेक इनवॉइस। फेक इनवॉइस होती है 2 नंबर इनवॉइस, 2 नंबर बिल, ये परचेज में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, परचेज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन who fails to furnish the information required by board। तो फर्ज कर लें रॉयल फैन का ऑडिट स्टार्ट हुआ, इट रिफ्यूज्ड, इसने इनकार कर दिया, टू शो रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दिया। तो इसका आउटपुट है 90 और इनपुट है 70। तो आप 90 ही गवर्नमेंट को देके आएंगे, आपका सारा इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, उसका सारा इनपुट क्या हो जाएगा, चाहे उसके पास परचेज की इनवॉइसेज ही क्यों ना पड़ी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स पहुंच ही क्यों ना चुका हो, चाहे अगले बंदे ने अपनी सेल में ही क्यों ना डाल लिया हो, फिर भी आपका सारा इनपुट डेड हो जाएगा। बिकॉज आप रिकॉर्ड दिखाएं, अपने रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे आप अपने, तो इसका मतलब है आपका कोई मसला है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दाल में काला, दाली काली। तो जो बंदा अपना रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, सिरे से उसका इनपुट ही स्क्रैच से ही क्या कर दिया जाएगा, डेड कर दिया जाएगा। ओके, परचेज मेड बाय अ पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड, जो बोर्ड की बताई हुई इंफॉर्मेशन दिखाने से इनकार कर दे। आगे, परचेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये तो पता नहीं क्यों रेपिटेशन है, कागज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल, ये कौन सी सेल होती हैं, नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल,
कागज रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान, कागज जो कि एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान में यूज हुआ है, इस कागज की परचेज भी डेड कर दी जाएगी। गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जाहिर सी बात है जो चीजें आपने घर के लिए खरीदी हैं उसकी परचेज तो रिकॉर्ड नहीं होगी ना, उसकी परचेज तो डेड होगी। लेकिन घर के लिए चीजें खरीदी, अबू किधर जा रहे हैं? बेटा बेटा टायर लेने जा रहा हूं। अबू एक मेरे लिए भी ले आइएगा। बेटा मैंने तो गाड़ियों में लगाने हैं, तुम क्या करते हो? मैं तो डायरेक्टर हूं होंडा एटलस कार का। अबू डंडा लेके घुमाऊंगा। चलो बेटा ठीक है, तुम्हारे लिए भी टायर ले आऊंगा। अब ये परचेज किस लिए है? गुड्स परचेज्ड फॉर बीवी बच्चे, तो ये परचेज तो जाहिर बात है डेड होगी, क्योंकि ये इट इज नॉट अ बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज नहीं है। या नॉन बिजनेस, यानी आपने कोई चीजें खरीद के किसी को चैरिटी वगैरह कुछ भी कर दिया, तो नॉन बिजनेस कंजम्पशन, बिजनेस में यूज नहीं की कोई चीज। नेक्स्ट, अच्छा ये बात आप लोगों से हो चुकी भी है, मैंने आपको बारहा बताया है, किसी भी फैक्ट्री में जो मशीन पड़ी हुई है ना, मशीन, उसकी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। अगले सफ़े पे, किसी भी फैक्ट्री में जो मशीन पड़ी हुई है, डॉलर्स की बुक्स हैं, तो डॉलर्स की फैक्ट्री में जो मशीन पड़ी हुई है ना, उसकी परचेज रिकॉर्ड करने की न्यूमेरिकल में इजाजत है, और उसका रॉ मटेरियल भी रिकॉर्ड करने की इजाजत है। लेकिन इस सब के लिए कल हमने शराइत पढ़ी हैं कि ये परचेजेस तभी रिकॉर्ड करने की इजाजत है जब आप बिल लें जिस पे आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, जिससे लेके आए हैं उसने अपनी सेल में डाला हो, और तीसरी शर्त ये पड़ी थी कि उसने हुकूमत के खजाने में भी जमा करवाया हो। तो ये परचेजेस अल्हम्दुलिल्लाह सारी आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत है। लेकिन इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी चीज आपने खरीदी है भाई, उसकी परचेज डेड है। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री में आपने बिल्डिंग मटेरियल लगाया हुआ है, इसकी परचेज डेड है। फैक्ट्री के अंदर आपने वायर्स और केबल्स लगाई हुई है, अंडरग्राउंड वायरिंग तो की होगी बिजली की, ये भी परचेज डेड है। क्रॉस, फैक्ट्री में आपने पेंट किया हुआ है, देखें क्या खूबसूरत पेंट है, फैक्ट्री में आपने क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है, इस पेंट की परचेज भी क्या है? डेड है। और थोड़ी देर में हम दफ्तर जाएंगे और दफ्तर जाके सारी परचेजेस डेड कर देंगे, क्योंकि मशीन नहीं है, बस मशीन, ये फैक्ट्री है जहां पे प्लांट होता है और लोग आके चीजें बनाते हैं, और ये दफ्तर है जहां लोग आके बैठते हैं, अकाउंटेंट बैठता है, ह्यूमन रिसोर्स वाले बैठते हैं। इसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी परचेज अभी हम डेड करने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिक्स्ड एसेट की परचेज डेड है, सारे फिक्स्ड एसेट की परचेज डेड है, सिवाय एक फिक्स्ड एसेट के जिसका नाम है मशीन। मशीन के अलावा बाकी जो मर्जी चीज आप फैक्ट्री में खरीदें उसकी परचेज क्या है? डेड है, वो आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। बस लॉ मेकर बड़ा कंजूस है, वो कहते हैं आप मशीन की परचेज रिकॉर्ड करो, और गाड़ी में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, लोहा इस्तेमाल कर रहे हो, टायर इस्तेमाल कर रहे हो, रबड़ इस्तेमाल कर रहे हो, पाइपें इस्तेमाल कर रहे हो, डंडे इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ी में डंडे होते हैं गाड़ी में, तो जो मर्जी चीज इस्तेमाल करो गाड़ी में, वो मुझे कहते हैं कोई एतराज नहीं। और अगर आप डॉलेंस हो तो एसी बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हो वो सारी चीजें आपको परचेज के तौर पर रिकॉर्ड करने की इजाजत है। और अगर आप होंडा हो तो भी जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो रिकॉर्ड करने की इजाजत है। हाँ, लेकिन ये चीजें डायरेक्टली चीज बनने में हेल्प नहीं कर रही, ये डायरेक्टली चीज बनने में हेल्प कर रही है, और ये तो वैसे ही दफ्तर है, यहां तो चीजें बन ही नहीं रही, तो इनकी परचेज भी क्या कर दो? डेड कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स्ड एसेट्स जितने भी हैं उनकी परचेजेस क्या होती हैं माय डियर? डेड होती हैं, एक्सेप्ट किसके? मशीन के और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के। अच्छा जी, अच्छा आपके जहन में एक खातून आ रही होंगी इधर, शायद किसी को याद हो, अनारकली को नहीं दीवार में चुनवाया गया था, पढ़ा? कितने लोगों ने सुना हुआ है? बस यही लोग काफी हैं, इतने से ही तकरीबन आधे लोगों ने सुना है। अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था,
भाई आपकी तो नहीं जानने वाली थी वो, परेशान सवाल क्यों पूछो? पूछो माय डियर, पूछो। बस मैं डेड उसकी तो सारी इनपुट डेड है। ओके, तो गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोलें गुड्स यूज्ड। ये बिल्डिंग है माय डियर, और ये दीवार है। अनारकली के साथ साथ जो चीजें हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, ईंट बजरी सीमेंट होगा, अनारकली के साथ साथ तारें चल रही होंगी, बाहर अनारकली को करके पेंट कर दिया गया होगा। तो गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैमरा इधर लाइन, ये है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स यूज्ड आइन, ट्राई करें, आइन अनारकली इसके अंदर होगी। गुड्स यूज्ड आइन इमूवेबल, गुड्स यूज्ड, इस तरह देखें, गुड्स यूज्ड आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी परचेज क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। हमने कहा मिसालें दो, मसलन कौन कौन? आइन, गुड्स यूज्ड आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। घर जाके ये पॉइंट करते हुए बार बार दीवार के सतह से करना है, आइन आइन आइन। और परमानेंटली अटैच टू, और परमानेंटली अटैच टू, जाहिरी बात है ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, ये परमानेंटली अटैच हो गया ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ऐनक की तरह उतारा तो नहीं जा सकता, साथ वाले की ऐनक उतार के देखें, परमानेंटली अटैच हुई हुई है उससे? नहीं, परमानेंटली तो नहीं अटैच हुई हुई, उसके डंडा ही टेढ़ा कर दिया यार। तो क्या बंदा है यार, अब उसके कान से भी बाहर जा रहा है वो। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल। हमने कहा नहीं पता चल रहा क्या चीजें हैं, बताओ। कहते हैं अनारकली के साथ साथ जो चल रही हैं, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हमने कहा चलो आगे छिको, पेंट, इलेक्ट्रिकल की चीजें, पाइपें, वायरें, केबलें, ये सारी परचेजेस में आपकी क्या कर दूंगा? डेड कर दूंगा। हमने कहा लॉजिक बताओ, कहते हैं आइन लॉजिक है इसकी। ये चीजें कहां इस्तेमाल हुई हैं? आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओहो सर, नीला सर डाल देते हैं ऊपर। लेकिन भाई एक्सेप्शंस भी हैं पॉइंट एच में, एक्सेप्शंस भी है भैया, किनमिन बंद करें। एक्सेप्शंस भी हैं पॉइंट एच में, वो सुन लें। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तारें, पाइप्स, पेंट इसलिए हैं कि वो आगे बेचने हैं, यानी इनकी दुकान है आपकी, तो परचेज पर इनपुट अलाउ है, तो परचेज पर इनपुट अलाउ है। देखिए, अगर एक बंदे की दुकान ही पेंट की है, तो क्या वो खुद यूज कर रहा है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? था वो तो बेच रहा है, उसको तो पेंट की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। पेंट की परचेज किसके लिए डेड होगी? जो पेंट को यूज कर रहा है। कहां यूज कर रहा है? आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बंदे की तारों की दुकान है, आप गए तारें ही तारें, तारें ही तारें, तारें ही तारें, तारें ही तारें, आप घूम गए तारें देख के। तो एक बंदे की, आपको थोड़ी देर बाद उठाया, होश आया आपको, तो उस बंदे की तारों की दुकान है, क्या वो इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है तारें, या उसके पास तो सेल के लिए पड़ी हुई है? तो मेरे ख्याल से उसके पास सेल के लिए पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई लेके जाके अनारकली के साथ लगा दे उनको, तो उसने तो आइन यूज कर लिया ना, उसकी परचेज डेड है। लेकिन तार की दुकान वाले की परचेज डेड नहीं है। यानी कि आ जाके मेन बात यह है, इनकी क्या है? आपकी दुकान है। यार ये वाव हटाएं इसमें से, ये दो कान नहीं है, प्लीज ये तस्वीर खींच के भेजो यार। इनके दो कान है, हद होती है। ना 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 ना, H2O ब्रेक इकट्ठे लेंगे, अब लेते हैं H2O ब्रेक। चलें जी, चलें। H2O ब्रेक along with hot milk and hot eggs.
सुबह सुबह ना 2 अंडे बॉईल करके ना लोगों को खिला दिया करें। खोलता हुआ पानी हो, खोलता हुआ पानी, और उसमें एग्जैक्ट गिन के 5 मिनट जो है वो अंडे रखें आप, और इंशाल्लाह हाफ बॉयल किस्म के जबरदस्त किस्म के एग्स तैयार होंगे, उनको खा के आ जाया करें। ये करके देख लीजिएगा आज इंशाल्लाह। पानी खोलता हुआ होना चाहिए। For further details, you can contact your mommy or khala. Goods acquired for sale or resale. My dear, ये चीजें किस लिए हमने एक्वायर की थी? फॉर यूज आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी या फॉर सेल? फिर तो ये मेरा रॉ मटेरियल टाइप है या फिनिश गुड्स टाइप है, फिर तो ये मेरा फिक्स एसेट है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर ये तारें आप रॉ मटेरियल के तौर पे ले रहे हैं अपने लिए, यानी आपने इन तारों को एसी में डालने या गाड़ी में डालने और उनको बेचना है, फिर भी ये परचेज आपके रिकॉर्ड करने की इजाजत है, क्योंकि ये आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब तो ये तारें कहां इस्तेमाल होंगी? अब तो ये डॉलेंस के एसी बनाने में इस्तेमाल होगी। ये बस अनारकली याद रखना, ये जो अनारकली के साथ वाली तारें हैं ना, इनकी परचेज डेड है। ये जो रॉ मटेरियल में एसी के लिए आपने तार खरीदी या एसी के लिए केबलें खरीदी या एसी में सीमेंट डालने लग गए लोग आने वाले जमाने में, एसी लेके कोई ना भाग जाए, तो ये सारी चीजें जो आपने एसी के अंदर डालनी, तो एसी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और दीवार क्या है? तो दीवार से हमारे जहन में अनारकली आया करेगी। तो ऐन दीवार में ही चुनवाया गया था ना भाई। आई डोंट नो, वो कभी दीवार तोड़ेंगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। हमने तो ये सुना हुआ है। तो बड़े बड़े जालिम लोग आए हैं दुनिया में माय डियर, आपको क्या बताएं। अच्छा, तो अगर तारें, पाइपें, पेंट, इसलिए कि एसी जो बनाकर बेचना है, एसी जो बनाकर बेचना है, भाई इसकी भी तस्वीर खींचो। बेचना के ये का दूसरा नुक्ता गायब है। एसी जो बनाकर बेचना है उसमें लगाएंगे तो इनपुट अलाउ है। अच्छा बताएं, वायर्स, पाइप्स वगैरह कहां पड़ी हों, कहां यूज हो रही हो तो परचेज इनकी रिकॉर्ड कर लें, और कहां यूज हो रही हो तो परचेज रिकॉर्ड ना करें। बस अनारकली, बस अनारकली, अनारकली के साथ साथ हैं। अगर शर्त यह कि अनारकली पता हो किधर है, अगर यही नहीं पता तो अनारकली छत पे खड़ी है, एसी के साथ जा रही है, वो फिर और बात है, आपके कॉन्सेप्ट में मसला है। ये कंडीशन है कि हमें पता है कि अनारकली दीवार में चुनवाई गई थी, तो आप देख रहे थे। अच्छा, तो अब माय डियर अब माय डियर, अगर तारों की आपकी दुकान है, पाइपों की दुकान है, तो परचेज रिकॉर्ड करें। अगर आप तारें खरीद के ले आए हैं और एसी के अंदर डालनी है रॉ मटेरियल के तौर पर, तो भी आप परचेज रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर तारें अनारकली के साथ साथ, ये नार फूल नहीं है, ये अनार कली है जो खिलने लगी थी लेकिन खिल नहीं सकी थी, तो ये अनारकली है। तो अनारकली के साथ साथ अगर आप दारों, अच्छा तो छोड़ें, आगे चलें। वैसे मिस्त्रियों को भी शर्म नहीं आई होगी। गुड्स, छोड़ें, सॉरी मैं कहीं और चला गया था। बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। इसकी मिसालें मैंने आपको नीचे उर्दू में लिख के दे दी। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ तार एक्वायर्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एसी। फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं। अगर तार आपने एसी के अंदर डालनी है तो फिर कोई मसला नहीं। और अगर आप तार की दुकान है, तार की दुकान, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर तार
अनारकली के साथ है तो फिर ये डेड है, क्योंकि अनारकली भी डेड है। ये कॉमन बात होगी ना, अब याद रहेगी। नहीं अभी नहीं वो जिंदा, उसको पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। यार अजीब बातें कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट, अच्छा हाँ उसका क्वेश्चन क्या था? अच्छा जी, पहला बुलेट, अच्छा भाई ये जब थोड़ा सा एक जगह जगह लिखा होता था तैयार कफन, यानी आपको फिर वो घर लाके काटना नहीं पड़ता था बस तैयार कफन मिल जाता है उसमें जैसे जैसे। थोड़ी देर मुलाकमे में चले जाएं, कफन का रंग सोचें अपने, सोचें सोचें रंग। ओके, तैयार छतें, तैयार छतें। तो अगर आपने तैयार छतें डालनी है तो आपकी परचेज डेड है, लेकिन जिसकी दुकान है तैयार छतों की वो उसके लिए तो स्टॉक है वो, तो उसके लिए तैयार छतें परचेज के तौर पे रिकॉर्ड करने की इजाजत है। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, तैयार छतें, तो लिखें जिसकी तैयार छतों की दुकान है उसको परचेजेस रिकॉर्ड करने की इजाजत है। जिसकी तैयार छतों की दुकान है, दो कान, हाइब्रिड में नहीं लिख रहे कुछ, हाँ नहीं लिख रहे, जिसकी तैयार छतों की दुकान है उसको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। ओके अच्छा भाई, अब दफ्तर में अगर आ जाएं जहां ह्यूमन रिसोर्स वाले बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, एडमिन ऑफिस, तो एडमिन ऑफिस में जाहिर बात है डॉलेंस ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गाड़ियां खरीद के रखी होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था अक्सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए गाड़ी खरीद के रखता है। तो ऑब्वियसली होंडा ने तो आपको ये 1,18,00,000 की बेची है, लेकिन आपके लिए ये 18 लाख इनपुट में डालने की इजाजत नहीं है। मैंने माना होंडा के लिए ये सेल है, लेकिन आपके लिए ये इनपुट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है इस 18 लाख का, बिकॉज माय डियर ना तो ये गाड़ी रॉ मटेरियल है आपके लिए एसी बनाने के लिए, और ना ये एसी बनाने के लिए मशीन है। तो इसलिए मोहतरम आपकी परचेज जो है ना डेड हो जाएगी। अच्छा, इस सारे के पीछे ना एक थीम है, एक मिनट मैं तो, इस सारे के पीछे एक थीम है। ये जो सारी चीजें हम डेड कर रहे हैं ना, इस सब के पीछे एक बात है कि ये चीजें हम एंड कंज्यूमर के तौर पे यूज कर रहे हैं, हमने आगे बेचना नहीं इनको। तो डेट्स वाई हमारे पे लाके उसने परचेज डेड कर दी। जैसे आप लोग भी बाजार से चीज खरीद लें तो आप लोग भी इस इनपुट का कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या करेंगे इनपुट का? आपने को 18 पे कर दिया, हुकूमत से रिफंड मांगेंगे, कहीं माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये लोग देखें, इन्होंने इन चीजों को ना इस्तेमाल करके बस फेंक देना है, ये बेच देंगे किसी को औने पौने दाम, और इन्होंने भी इन चीजों को इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, फेंक देना। तो फिर इसलिए बेसिक थीम ये है, लेकिन छोड़े पर थीम तो बताना मकसूद नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि एडमिन ऑफिस में पड़े हुए सारे फिक्स्ड एसेट की परचेज क्या कर देनी है आपने, डेड कर देनी है। जी आप पूछें। आप नहीं ऑब्वियसली अगर कोई गाड़ियां मटेरियल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही हो फिर भी उसकी परचेज डेड होगी, बस वो मशीन और रॉ मटेरियल खुद होना चाहिए। तो फैक्ट्री में आपने गीजर रखा हुआ है गर्म पानी के लिए, ओवन रखा हुआ है गर्म खाने के लिए, जनरेटर रखा हुआ है, आपने कुर्सियां रखी हुई हैं, पंखे लगाए हुए हैं, सबकी परचेज डेड है आपकी। लेकिन एक चीज, however if above items are not used in office rather they are bought for resale,
देन इनपुट इज अलाउड। और अगर आपने ये पंखा यहां लगाने के लिए नहीं खरीदा, डॉलेंस ने सोचा मैं बने बनाए पंखे खरीदूं और खरीद के आगे बेचूं, तो वो तो फिर ऑब्वियसली आप यूज करके आगे बेचना मकसूद है, फिर वो रॉ मटेरियल नहीं होगा बल्कि बना बनाए पंखा आपका फिनिश गुड्स होगी, तो वो आप फिर तो वो आपका कारोबार है। वही बात जो इधर की थी तारें पाइपें वगैरह में, कि वो भी अगर सेल के लिए है तो फिर तो नॉर्मल परचेज है आपकी। जरा देखिएगा पहले, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस, अप्लायंसेस, फर्नीचर, ये फिक्स्ड एसेट हैं सारे। ऑफिस इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, उसमें रिलैक्सेशन है, मैंने आपको काफी दफा बताई है। इन सब की परचेज क्या करनी है माय डियर डेड? बोले किस किस की? व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक और गैस अप्लायंसेस की, फर्नीचर की और ऑफिस इक्विपमेंट की, सिवाय किसके? और एक और चीज, बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और, इसका क्या मतलब है बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल? अभी तो आपने इस्तेमाल के लिए खरीदी हुई है माय डियर, अभी तो ये सारी चीजें किस लिए खरीदी हुई है? इस्तेमाल के लिए, सेल के लिए तो नहीं खरीदी हुई। अगर आपने फॉर सेल खरीदे हुए हैं पंखे तो फिर तो यहां लगाएंगे भी नहीं, फिर तो इसको चलाएंगे भी नहीं, फिर तो आपका स्टॉक है वो। तो बार बार ये एक्सेप्शन आ रही है, इसका मतलब बता दें प्लीज, बार बार ये एक्सेप्शन आ रही है, इधर भी आई थी, बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, बट एक्सक्लूडिंग एक्वायर्ड फॉर सेल, ये क्या मतलब है इस लाइन का? अगर आपका ये बिजनेस है चीजें बेचने का तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं यार। ये अब उसने वैसे ही लफ्ज डाला हुआ है, व्हीकल्स स्पेसिफाई हुई हुई है, कस्टम एक्ट में हुई होंगी, और जाहिर बात है जब व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खराब होती है तो कभी कभी उसके पार्ट्स भी खरीदने पड़ते हैं, कभी व्हीकल का कोई इंजन खरीदना पड़ता है, दोबारा व्हीकल खराब हो जाती है, पार्ट्स तो खरीदने पड़ते हैं। जाहिर बात जब आपने व्हीकल खरीदी है तो वक्तन फवक्तन इसके पार्ट्स भी खरीदेंगे, उन पार्ट्स की परचेज भी डेड है क्योंकि वो व्हीकल के पार्ट्स हैं। हाँ मशीन के पार्ट्स हो तो वो फिर और बात है, मशीन के पार्ट, वो तो व्हीकल के पार्ट्स हैं, उनकी परचेज तो डेड ही होनी है। बस ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया हुआ है पेज 547 पे, ठीक है। क्वेश्चन 3 निकाल लें, मुलाकात एसोसिएट। कल कितने लोगों ने क्लास में इंजॉय किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन 31 अलोंग विद अ कप ऑफ? अच्छा जी, किस किस ने? माशाल्लाह। और किस किस ने घर में जाके इंजॉय किया क्वेश्चन 31 अलोंग विद अ कप ऑफ कॉफी? ओके। और कौन कौन आज जाके इंशाल्लाह उस न्यूमेरिकल को अटेंड करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रख के लगाने की बजाय प्यार से समझाएं उसके सर पे, ऐसे ऐसे करके, बेटा साथ साथ चलो वरना चीजें हाथ से निकल जानी है तुम्हारे। मेरे हाथ से जो चीजें निकली हैं मैं अभी तक नहीं पकड़ पा रहा, ये चैप्टर 16 के 2-3 सफे अभी तक मुझे याद नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूं, कान इधर कर। मुलाकात एसोसिएट्स An AOP is registered under Section 90 and is engaged. Alhamdulillah, ये भी engage होगी in the business of manufacturing and distribution of various products. Following information has been extracted from image record. Page number 548. भाई ओस्लो उकाड़ा के कबायली इलाका जात में पाया जाता है या ओस्लो बाहर के मुल्क में है? बोले ऐसा जहाज जो खुद जहाज हो और बाहर के मुल्क जा रहा हो और आप उसको ऐसी चीज बेच रहे हो जो रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है, तो इसका मतलब है आप जीरो रेट सेल कर रहे हैं। कौन सी सेल करें? ये सेल है टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, कितने परसेंट? 18%। और ये सेल है टू 18+4। ये क्या मतलब है? कॉर्पोरेट एंड अदर्स। कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? और अदर्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस मर्जी को चीजें बेचे। अच्छा जी, ये वाली परचेज 18%, ये वाली परचेज नहीं, ये मैंने बारहा कहा हुआ है परचेजेस इग्नोर करनी है न्यूमेरिकल में। कई दफा आपको बताया परचेज अनरजिस्टर्ड की इग्नोर करनी है, सेल अनरजिस्टर्ड की 18+4 करनी है।
असल में अमान रजिस्टर से चीज़ें खरीदेंगे तो आपको डीओजी ने BITE की है कि आप जो है टैक्स पे करें। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, इंजन बिल्कुल 18% लगाएं, बल्कि हमने पढ़ा था कल कि आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। बस कल पढ़ा था, आप गुड्स डिक्लेरेशन अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट के ऊपर लगा, कल ही की क्लास में लिया है, गुड डिक्लेरेशन आप होल्ड करें तो आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। और ये जो लोकल परचेज है, इसमें मैंने आपको कहा था आप टैक्स इनवॉइस होल्ड करें, इनकी आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। बाकी जिससे खरीदी है वो अपनी सेल में डाले और गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा कराए। ये भी परचेज आपकी नॉर्मल है, इस पर 18% लगाएं, कोई मसला नहीं। इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें, कहां कहां आ रहा है, बस तो एक ही फिगर में मसला है, उसको अंदर लिख लेंगे, पता नहीं किधर है वो, टैक्सेबल गुड्स परचेज्ड, इस फिगर में मसला है, इसको अंदर लिख लेंगे, बाकी सबको बाहर डाल देंगे। तो जिस इस फिगर के साथ इंक्लूड लिखा होगा उसको अंदर लिख के चलाएंगे, उधर ही रखो। जी भाई, वर्किंग वन। अच्छा, इधर आता है इनपुट अदर्स और इधर आता है मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। वजह यह होती है कि मशीन वाले का 90% रिस्ट्रिक्शन से नहीं गुजारना होता। वर्किंग टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, और वर्किंग थ्री टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स। अदर्स मैं बताऊंगा क्या होती है, टू अनरजिस्टर्ड। ओके, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें भाई। जेट, इधर 3 हेडिंग्स डाल लें, टैक्सेबल एट 18%, टैक्सेबल एट 0%, होली कुरान की सेल विच इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, दैट इज एग्जेम्प्ट। चलें जी, पहली लाइन पढ़ें, जेट फ्यूल टू पाक एयरवेज प्रोसीडिंग टू ऑस्लो, बोलें 500। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर कहां डालें, ये वर्किंग थ्री तो आ जाएगी ना, इधर 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 ही आना है उसने, तो उसको घुमा के जरा ले आए, वर्किंग थ्री वाली फिगर को जरा घुमा के लाते हैं, इनको डायरेक्ट ही ले आते हैं इधर। जी सेल बोलें, और ये वाली डन। चलें आगे, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, इसको अंदर लिखना है, बोलें हाँ जी, कितनी, इस पर 18% साथ साथ लगाना है, लेकिन अभी लगा दूंगा, हमें कौन सी जल्दी है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड ऑफ रुपीज, इस पे नहीं 18% लगाना, और इंपोर्ट्स बोलें हाँ जी, इंटू 18%, मुझे दे दें कैलकुलेटर, 50.4। चलें जी, यहां तक नोट कर लें, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ सवाल है तो साथ वाले से पूछ लें।
पढ़ें जी। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड फर्नीचर विच वॉज एक्वायर्ड फॉर यूज इन ऑफिस। तो फर्नीचर हमने ऑफिस में यूज करना है, तो वो है, तो बस ठीक है, इस परचेज को डेट करें, ऑफिस में जो फर्नीचर यूज करना है, क्योंकि ये मशीन नहीं है। -45 परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹45। साथ ब्रैकेट में इनएडमिसिबल भी लिख सकते हैं, अक्सर आई कैप लिखता है, बेशक लिख दिया करें इनएडमिसिबल, यानी ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। बस अब ठीक है, सेटिंग हो गई है, इस पर 18% लगा दें। 109 ओके। चलें जी आगे। ये आज ही हमने पढ़ा है सेक्शन 8 के 1 का पॉइंट नंबर आई। MA परचेज 150 बैग्स ऑफ सीमेंट्स कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल को कहां आपने लेके जाना है? थर्ड शेड्यूल की चीजों को कहां लेके जाना है? रिटेल प्राइस पे लेके जाना है या डिस्काउंटेड प्राइस? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगला फॉर मैनेजिंग पार्टनर सीमेंट वाज परचेज्ड एट होलसेल प्राइस ऑफ 400 पर बैग, हाउएवर द रिटेल प्राइस वाज 500। बताएं आप 150 को किससे मल्टीप्लाई करें? 500 से। और कहां लेके जाएं? परचेज में। तो बस चपेट चपूड़ शायद आप लोगों के लिए बनी थी, बंगला फॉर मैनेजिंग पार्टनर, तो इसलिए ये परचेज डेड हो जाएगी, इसको इग्नोर करेंगे पेपर में। बंगला फॉर मैनेजिंग पार्टनर, ये जो भी आज हमने पॉइंट पढ़ा है, पॉइंट नंबर जी है, वो इस पे लगेगा। गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये पॉइंट लगेगा। और ना 400 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परचेज डेड होगी। सेक्शन 8 के 1 का जी जो आज हमने पढ़ा है। चलें जी, परचेज ऑफ सीमेंट, जो कि किस यूज के लिए है? पर्सनल यूज के लिए। Okay, next. Advance was paid to Nomi for purchase of पैकिंग मटेरियल। तो एडवांस मैंने पे किया है फॉर परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल। अच्छा, एडवांस रिसीव करेंगे तो सेल में जाएगा, एडवांस पे करेंगे वॉज मेड तो कहां जाएगा? परचेज में। और एडवांस अगर रिसीव करेंगे तो सेल में जाएगा। लेकिन एडवांस के लिए एक शर्त पड़ी आज हमने कि टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड, बायर के पास इनवॉइस की बजाय एडवांस पेमेंट की रसीद होनी चाहिए। तो बस ठीक है, पेपर में एजम्पशन देने की जरूरत नहीं है। एडवांस पेमेंट की रसीद
है हमारे पास, बस है। हमारे पास होगी, बिला वजह गलत बात एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो भाई सेल का एडवांस हो, अकाउंटिंग वाले इसको सेल में नहीं डालते, पता है क्यों? क्योंकि चीजें अभी बिकी नहीं, लेकिन सेल्स टैक्स वाले सेल में डालेंगे। और परचेज का एडवांस हो तो सेल्स टैक्स वाले परचेज में डाल देंगे, कोई मसला नहीं, इसको बस परचेज में डाल दें। 260 ये परचेज में इंक्लूड नहीं है तो पड़ा रहने दे बस, फिर अगर इंक्लूड है तो। नहीं पड़ा हुआ तो डाल दें, फिर लड़ क्यों है? प्यार से बोला करें यार, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है आप लोग लड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं हमारे कॉलेज का एक बच्चा भी कुछ भी नहीं करता परचेज ऑफ एडवांस। अल्लाह का शुक्र है, जब से 2025 शुरू हुआ है ना गीबत की है ना सुनी है। और 2024 में भी ऐसा ही था, अब यस की आवाज नहीं आई। अच्छा 268 इंटू 18%, 48.24। और प्लीज आपका दोस्त जो है ना, अगर इस तरह बात करे, वो जो रशीद हमारे साथ बैठा था ना पिछली लाइन में, फौरन उधर से उठ के निकल जाया करें। लेकिन यार मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, अगर आप उसे मना नहीं कर सकते, मना कर सकते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, उसे प्यार से समझा, छोड़ो यार कोई और बात करो। 0.4। और अगर आपने ये कह दिया कि मुझे भी पता है उसका, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात होगी, फिर तो आप भी उसके साथ शामिल हो गए। या ये कह दिया कि अच्छा मुझे पता है उसका, छोड़ो तुम, मुझे पता है वो उसके कितने पानी में है वो, और वो सामने आए तो आपकी बस हो जानी हो सकती, ओहो यार ये तो मैं पकड़ा गया। पॉइंट नंबर 4, तो वो ना चाहते हुए हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हत्ता कि किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि एक बंदा गुजर रहा था और 2 बंदे उसके बारे में जो है कोई बात नहीं कर रहे थे। जब वो पास से गुजरा तो दोनों ने आपस में एक दूसरे से आंख में इशारा किया, आंख से एक दूसरे को, कि वो देखो वो गुजरा है। तो ये भी गीबत है। पॉइंट 4 जो है कहते हैं ना, ये देख नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में आपने नहीं किया ऐसा कभी। MA सोल्ड गुड्स वर्थ ₹52,000 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑन 2 महीने का उधार। इसमें सरचार्ज पड़ा हुआ है, इसमें सरचार्ज पड़ा हुआ है, मार्कअप सरचार्ज पड़ा हुआ है। VOS की डेफिनेशन में लिखा हुआ था इफ सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट तो नहीं है सॉर्ट ऑफ इधर, लेकिन कम से कम क्रेडिट सेल तो है, तो थोड़ा सा लंबे उधार पे, 2 महीने का उधार तो बहुत लंबा उधार है। इंक्लूडिंग सर चार्ज या मार्कअप। अगर सेल में सरचार्ज या मार्कअप पड़ा हो तो आपने ओपन मार्केट प्राइस लेनी है। तो ओपन मार्केट में तो ऑब्वियसली फिर 4% डाल के नहीं मिलना था। तो अब ऐसा करें, सेल में से जाके 52,000 माइनस कर दें जो पड़ा हुआ है, और 52,000 डिवाइडेड बाय 104 ज़रब 100, 50,000 सेल में जाके डाल दें। 52 निकाल के 50 डाल दें। पड़ा ही नहीं है तो फिर ना निकालें, तो लड़ा ना करें, प्यार से बता दिया करें सर मेरे ख्याल से ना पढ़ा नहीं हुआ, इस तरह भी बोल सकते हैं आप। अच्छा तो जी मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं, अच्छा ये बताना था आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा MA सोल्ड गुड्स वर्थ ₹52,000 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑन 2 मंथ्स का क्रेडिट। इसमें मार्कअप या सरचार्ज पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ओपन मार्केट में बिकता फौरन और 2 महीने का क्रेडिट ना होता तो कितने का बिकता? 50,000। तो रहने दें कैलकुलेशंस, वहीं पे शो करें सारी। 52 लिख डिवाइडेड बाय 104 ज़रब 100। इस कैलकुलेटर को भी ऐसे नीचे ना तुन के इस्तेमाल ना किया करें, कैलकुलेटर को इधर ऊपर लाके इस्तेमाल किया करें। अच्छा सेल में डालें, चेक भी रखना होता है बच्चों पे, भाईजान बच्चे हैं। अच्छा 52, हाँ तो सारे फतवे इसने इकट्ठे किए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 104 ज़रब 100, रुपीज इन 1000 में जवाब देना है। 50 10 रुपए
इससे तो कुछ भी नहीं होगा भाई, ये अच्छा जी, नेक्स्ट 0.5, MA distributed free samples of one of its new detergents is Zeta. ये Zeta ऐसा डिटर्जेंट है जो आपके कपड़ों पे लगे और दाग पक्का कर दे। Among corporate clients के the value of these samples amounted to 65,000. अच्छा जी, सैंपल्स बांटना जो है ना सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करता है। अगर ये सर में सप्लाई की डेफिनेशन में हमने चीज पढ़ी थी गिफ्ट, तो सेल्स मींस सेल और ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। सैंपल जब आप किसी को बांटें तो याद रखिएगा ये सेल में डालना है। लिखें, बिजनेसमैन किसी को सैंपल बांटे तो वो सेल में डाला करेंगे। बिजनेसमैन किसी को सैंपल बांटे तो वो सेल में डाला करेंगे। हाँ, इसमें सरचार्ज शामिल है ना, तो मैंने फिर सरचार्ज के बगैर वाली सेल बुक करनी है, क्योंकि फिर 52,000 पे 18% लग जाएगा। मैं चाहता हूं फेयर वैल्यू पे 18% लगे। फेयर वैल्यू इसकी 50,000 है। अब आप सोचो जहन में सवाल क्या आ रहा है, बताओ। उसमें शामिल है ना 4%, तो इस वजह से ये फिगर 104 पे पड़ी हुई है। इस तरह का कुछ नहीं है कि ये 100 पे है तो 96 दे दो, इस तरह का नहीं है। जब कोई फिगर किसी में पड़ी हो तो फिर वो 104 पे पहुंच चुकी होती है। ओके, जी सैंपल कितने 65। चलिए टोटल करते सवाल खत्म हो। शुगर ही लगाया। पहले कौन से टोटल करना है? 312 312 10। खाली लाल को बुलाया जाए, आज हम उसके ठोठे ठोठे करेंगे। बादशाह लाल आज पहले ही नहीं है, चलो फिर खाली के ठोठे कर दो। खाली को बुलाया जाए। 207 डिवाइड बाय 1580 ज़रब 1080। अच्छा है, ये वाला जो इनपुट है ना, ये डेड हो जाता होता है, ये रिफंड हो जाता होता है, और ये फेस पे जाके माइनस हो जाता है। बस ये असल में आपने याद रखना है। ये वाला इनपुट डेड हो जाता है, ये रिफंड हो जाता है, और ये फेस पे जाके माइनस माइनस हो जाता है। जी अब आपकी नजर सिर्फ होनी चाहिए यहां पर और यहां पर, और यहां पर 0.5। वो रेड मार्कर उठाया नहीं गया मेरे से, मादरत। 0.6 ये वाला, यहां पे आप नजर होनी चाहिए बस, और इसके अलावा कोई फिगर नहीं आनी फेस पे। सेल
194 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल 141 प्लस ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये वर्किंग से नहीं आएगा। इसको कंपेयर करें 90% ऑफ अच्छा कितना माइनस करने को दिल, अच्छा सॉरी न्यूमेरिकल की चिन्ह पे रिफंड कितना था 0 पे, यहां तक नोट करें पहले। अच्छा जी, माइनस कितना करने को दिल चाह रहा था 386, कितना करने दिया उसने, कितना कितना अगले महीने इसको नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं। इनपुट मशीन तो है ही नहीं, चलें जी। अच्छा माय डियर, बीनस के अंदर तो हो गई थी ना, फ्री हो गई थी मेरे ख्याल से। अब अहमद अभी तक फ्री नहीं हुआ, अहमद को फ्री करें जरा, आज अहमद को भी फारग करें, फिर देखते हैं क्या करना है। कल हमने जोहर के बाद शाहिद को भी बुलाया था मेरे ख्याल से, शाहिद था ना, शाहिद, हाँ कल जोहर के बाद शाहिद को भी फ्री कर दिया था। अहमद का मसला अभी तक वहीं फंसा हुआ है, उसे भेजें यार, अब घर जो करना है उसका करके। बेचारा आप लोगों के पास आया, मैं फीस भी दे रहे हैं आपको और आप उसका टैक्स भी नहीं कैलकुलेट करके दे रहे हैं। पेज 429 अहमद का देखें क्या करना है आप, चलें लिखें भाई, वापस आ जाएं, वो जो ढूंढे जरा। अहमद को ये जो 8,40,000 मिले, इस पे कमेंट करना है, तो लिखें वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वेरा पेज 429, कल आने वालों से बात हो रही है। वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान is non-resident where a citizen of Pakistan is non-resident for 4 years, for consecutive 4 years, for consecutive 4 years
preceding the year in which he became resident, then his foreign source income will be exempt in the year in which he became resident in the following tax year. As he returned to Pakistan on 1 December 19, so is resident in tax year 2020. As he returned to Pakistan on 1 December 19, so he is resident in tax year 2020. इन टैक्स ईयर 2020, ये कल बात हुई थी, रेजिडेंट है 2020 में, एंड इज नॉन रेजिडेंट एंड इज नॉन रेजिडेंट सिंस लास्ट 4 years, that is 2016, 17, 18 and 19, and is non-resident since last 4 tax year. मुझे नहीं लगता आखिरी रो में लिख रहे हैं जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ. And is non-resident, लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, and is non-resident since last 4 tax years, that is 16, 17 and 18 and 19. Therefore, his foreign income from job in restaurant in USA, ऐसे बन गया पूरा, फॉर जॉब इन रेस्टोरेंट इन यूएसए अमाउंटिंग टू 8,40,000. अब मैं भी फुल चेक रहा हूं, फिर अमाउंटिंग टू रुपीज 8,40,000 विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. So it should not have been added in computation. ये computation में add नहीं होनी चाहिए. So it should not have been added in computation. Amount to be 8,40,000. So it should not have been added in computation. Full stop. For further details, you can contact our teacher. अच्छा, ये तो कमेंट्स हो गए ना. अब उसने आगे पूछा हुआ है कि गिव सजेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड. अच्छा, सजेशंस क्या दे सकते हैं आप इसको? सजेशन और ब्रैकेट में एस भी डला हुआ है. सजेशन, हाथ खड़ा करके प्लीज माय डियर, हाथ खड़ा करके, फिजिकल हाइब्रिड प्लीज, हाथ खड़ा करके. जी सजेशन दे भाई. क्या जी, कोई बताए हाथ खड़ा करके. जी सजेशन, हाथ खड़ा करके. हाँ, सैलरी जी. सजेशंस क्या दे सकते हैं आप इसको? देखिए, जो सबसे बड़ी सजेशन है ना, वो तो ये है कि आइंदा ये बंदा सैलरी जो है
वो, अच्छा आप उसको ये सजेशन नहीं दे सकते कि आइंदा फिजिबिलिटी स्टडी ना करना। अच्छा, और कमेंट और सजेशंस को मिक्स नहीं करना। आप अगर कमेंट वाली बातें सारी सजेशन में लिखें तो फायदा क्या? मतलब आप उसे सजेशन दे आए, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू पे सैलरी इन कैश यू शुड नॉट शो इन न्यूमेरिकल and 6 lakh should not be shown in numerical, rather 20% should be shown, charity should not be shown as deduction, rather it should be। ये सजेशन नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल में जो गलतियां होगी हैं वो आप सही करवा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं इस बंदे को कोई मशवरे दे दो, तो सबसे बड़ा मशवरा इसको ये देना है कि यू शुड नॉट मेक पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 32,000 इन कैश। ये सबसे बड़ी सजेशन है। और दूसरी सजेशन अगर आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं कि इफ यू मेक डोनेशंस इन पाकिस्तान टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस देन यू कैन आल्सो अवेल टैक्स रेट इंस्टेड ऑफ गिविंग डोनेशंस इन यूएसए। ये उसे दो मशवरे मेरे ख्याल से दे दें ताकि उसको आइंदा टैक्स बच जाया करे, बस और तो कोई वजह नहीं है। लिखें सजेशंस, उसको ये मशवरा दे दें कि आइंदा फिजिबिलिटी स्टडी ना करना, ये तो गलत मशवरा है। अच्छा, उसको ये मशवरा दे दें कि फिजिबिलिटी स्टडी करना आइंदा खर्चों में ना डालना, ये तो एरर रेक्टिफाई करा रहे हैं आप उसकी, ये सजेशन तो नहीं दे रहे, वो तो सजेशन मांग रहा है। सो सजेशंस लिखें, सैलरीज शुड बी पेड, या आई सजेस्ट लिख दें शुरू में, या वही 2-3 लोग मिलकर लिख दें, आई सजेस्ट दैट सैलरीज शुड बी पेड through cross check or direct transfer in employees bank account, should be paid through cross check or direct transfer in employees bank account if salary exceeds 32,000 per month. Further, donations should be made to approved charitable organizations in Pakistan rather than in USA टू अवेल टैक्स क्रेडिट्स। फायदा क्या होगा इस सजेशन का तुम्हें? टू अवेल टैक्स क्रेडिट्स। ओके, नाउ आ जाए यार, तुम्हारा सवाल ही नहीं मुक रहा ये वाला अभी तक जो टेस्ट में आया था। अभी ऐसा करते हैं, कल जो है वो लेटेस्ट वाला टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, आज उससे पिछले वाला ज़रा फाइनल कर लेते हैं। उससे पिछले वाला ये था, ये तो लेटेस्ट वाला आया था ना, उससे पिछले वाला ये था। आए माय डियर, ज़रा सितंबर 2024 पे सितंबर 2024 जी, अल्लाह का शुक्र है आपसे पॉइंट 2 शेयर डिस्कस हो गया था, पॉइंट 3 भी डिस्कस हो गया था, इसका सोल्यूशन भी शेयर हो गया था। और ग्रे पैरट अगर ग्रीन होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, चाहे ग्रे होता पैरट चाहे ग्रीन होता। माय डियर, अभी तक कुछ लोग इनडिसाइसिव हैं कि पेपर कौन सा निकालना है। माय डियर, सितंबर 2024 वाला पेपर निकालना है, जो 7 सितंबर 2024 को जो लोगों से हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। अच्छा जी, ये वाली डिस्कशन हमारी बड़ी तफसील से हो गई थी। हायर ऑफ कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू ही लेते हैं अगर, बोलें साथ, अगर नॉर्मल सेल हो।
और अगर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह रिसीव और चीज डैमेज हो गई थी तो फिर हायर लेते हैं या कंसिडरेशन रिसीव्ड ही ले लेते हैं? चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट इस टेस्ट की रह गई थी, आज वो कर लेते हैं। ऑन 1 मई 2024 ही सोल्ड 6000 शेयर इन गार्लिक लिमिटेड एट ₹70 पर शेयर। जी बोलें। 4 लाख। इंक्रिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड। ये कमीशन समझ लें, खर्चे समझ लें। 4,20,000 के 0.5% खर्चे हुए, बोलें जी 2100। ये बाद में जरा नोट कीजिएगा। GL is an unlisted company with 52% of its shares held by Turkish government. So that why ये कैपिटल गेन्स सेपरेट ब्लॉक है, क्योंकि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी क्या है? A company in which at least 50% of shares are held by foreign government. So it will be considered as a public company. लाल बक्स रिसीव 15,000 शेयर्स इन GL ऑन 1 जुलाई 2020। इसका मतलब है 15,000 मिले थे, बेचे कितने हैं? 6,000। सबर कर देना, पहले जरा मुझे पूरा एक्सप्लेन कर लेने दें। लाल बक्स रिसीव 15,000 शेयर्स इन GL ऑन 1 जुलाई 2020, काफी अर्सा पहले, एज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। अच्छा, ये गिफ्ट किससे मिला है? फ्रेंड से मिला है या ये गिफ्ट रिलेटिव से मिला है? मैंने कहा था जब गिफ्ट फ्रेंड से मिला हो तो ये 1 जुलाई 2020 यानी 2021 में अदर सोर्स में जा चुका है। तो अब जब ये बेचेंगे हम तो फ्रेंड वाली कॉस्ट नहीं लेनी, फेयर वैल्यू लेनी है। ये कितने लोगों को बात याद है? अच्छा जी, अब जी वेल्डन हाइब्रिड। अब एक बात याद रखिएगा, आपसे ये बात 12 हो चुकी हुई है, जरा बात गौर से सुन लें कि अब्बू ने चीज खरीदी 50 रुपए की, अब्बू ने गिफ्ट की, उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू 60 रुपए है, ठीक है। अब्बू ने कितने की खरीदी? 50 रुपए की। और अब्बू ने जब गिफ्ट की, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 60 की। आई सोल्ड, मैंने उसको बेच दिया 77 में। तो मैंने ये कहा था आपको कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 77 माइनस 50, 27। द रीजन इज कि बस अब्बू की कॉस्ट मैंने कहा था लेते हैं, और दोस्त ने खरीदी 50 की, और दोस्त ने खरीदी 50 की, मुझे गिफ्ट की, तब उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 60। लेकिन मैंने दोस्त की चीज भी बेच दी आगे 79 में। अब मुझे बता दें, ये 77 में ही कर लें, अब मुझे बता दें माई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन विल बी 70 माइनस इज इक्वल टू 70। इसकी लॉजिक आपको यह बताई थी कि क्योंकि जब दोस्त से गिफ्ट मिली थी ये 60 अदर सोर्स में चला गया था, और जब इधर से गिफ्ट मिली थी तो ये 60 अदर सोर्स में नहीं गया था। तो ये आपको वजह बताई थी। एक चैप्टर में करवा दिया हुआ है, किसी ने दोबारा तस्वीर खींचनी है तो वो उसकी मर्जी है। अच्छा, एक छोटी सी चीज तस्वीर खींचने से पहले, अगर मुझे इनहेरिटेंस में मिलती तब भी यही होना था, तब भी सारा यही होना था।
अच्छा, अब ऐसा करें, उर्दू का फिक्रा जो है वो याद कर लें। रिलेटिव से मिली हुई चीज, बोलें, अगर बेच दें तो उसकी, तो रिलेटिव के हाथों में कॉस्ट ढूंढनी है, इसको यूज किया ना। नॉन रिलेटिव से मिली हुई चीज बेच दें तो चीज मिलने के दिन की फेयर वैल्यू ढूंढनी है। आप बार बार ये फिक्रा बोलें, और आज आपने 2-3 दोस्तों को, जिसमें एक पुराना लंगोटिया जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको भी भेजना है आपने ये फिक्रा। रिलेटिव से मिली हुई चीज बेच दें, आगे बोलें, फिक्रा पूरा करें। तो रिलेटिव वाली कॉस्ट ढूंढनी है गेन निकालने के लिए, कैपिटल गेन। और दोस्त से मिली, ये नॉन रिलेटिव से मिली हुई चीज बेच दें तो दोस्त के हाथों की कॉस्ट नहीं देखनी, तो उस दिन की फेयर वैल्यू को कॉस्ट लेना। अच्छा, कंसिडरेशन हमेशा यही हुआ करेगी, आई सोल्ड। कंसिडरेशन तो आई सोल्ड भी हो सकता है और इसकी फेयर वैल्यू भी हो सकती है, दोनों में से हायर। ये किस दिन की फेयर वैल्यूज हैं? जिस दिन गिफ्ट मिला, और इस दिन बेचा तो 77 का, हो सकता है इस दिन की भी फेयर वैल्यू गिवन हो। डन। वो तो इंडिपेंडेंट बहस है ना। फिलहाल हमारी बहस सिर्फ किस पे हो रही थी? कॉस्ट पे। जी, कितने लोगों को आज जरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करके बता दें बस। नहीं, क्रिस्टल का लफ्ज मैंने बोला ना, क्लियर तो अल्हम्दुलिल्लाह था। Lal Bucks received 15,000 shares as a gift from his friend who had purchased these shares from an investor for 45. The fair value of the gift was 40. जी बोलें, 6,000 into 2,80,000. 129900. अब हमारे पास 1 मिनट बचा है, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बहस छेड़नी है जिसको हमने कल कंक्लूड करना है। माय डियर, मेरी बात सुन लो, फिर इंशाल्लाह मैं आपका सवाल लेता हूं माय डियर। और मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, फैकल्टी रूम में आ जाना। अच्छा, मैंने जो बहस छेड़नी है वो सुन लें। सवाल ये है कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स फॉल करते हैं सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। अच्छा, इस सवाल में ना नॉर्मल टैक्स उसने नहीं मांगा हुआ था। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइंग द रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम and calculate the tax liability in respect of disposal of in respect of those disposal that are not subject to normal tax regime। कितने बच्चों ने नॉर्मल वाला टैक्स भी निकाला थे? तो इन्होंने कहा था आपने टैक्स निकालना है नॉर्मल के अलावा वाला। तो नॉर्मल वालों का टैक्स नहीं निकालना था, सिर्फ किनका निकालना था? सेपरेट ब्लॉक का। ये बहस मैंने नहीं छेड़नी थी। ये कितने लोगों को बाद में पता चला था? कितने लोगों को टेस्ट में पता चल गया था? ठीक है, ये तीसरा फिरका जरा क्लास के बाद सारा मिले आके। इतनी जगह नहीं होनी वैसे टीयर रूम में, सब नहीं पहुंच जाना है। अच्छा माय डियर, मैं एक बहस छेड़ने लगा हूं, खुदा के लिए बैगों को बंद बाद में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं एक बहस छेड़ने लगा हूं कि ये हमारी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना सेक्शन 37A में फॉल करता है। तो मैंने क्यों 0.5% ऑफ सेल इज माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो सवाल ने दिया है, मैंने क्यों एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस किया है? मैंने क्यों नहीं सेल और परचेज जमा करके नोशनल एक्सपेंडिचर माइनस किया? इस सवाल को हमने उठा दिया है क्वेश्चन मार्क लगा के। कीप वॉचिंग। इसी तजस्सुस के साथ आज सो जाएं, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। क्लास के बाद ना पूछने आ जाइएगा, खुदा के लिए।